हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु आपके अपने चैनल एमआर एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एसएससी फेज 11 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। इस चैनल पर आप मेरे साथ इसकी तैयारी कीजिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं राजस्थान से हूँ। मेरा नाम रितु रानी है। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले एलडीसी 2013 भी मेरा क्वालिफाई था और इस बीच मैं अपना समय निकालकर आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री एसएससी फेज 11 की तैयारी लेकर के आई हूँ। जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे साथ साथ एसएससी की तैयारी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। हम यहाँ पर टॉपिक वाइज बिल्कुल जीरो से शुरू करते हुए पढ़ेंगे। बेसिक क्लियर करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। तो आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं और उसको समझना है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो अभी हम शुरू करते हैं एसएससी की तैयारी का। जो हमारा आज पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। मैथ की क्लास आज हम शुरू कर रहे हैं पहले दिन से। तो आप अपने नोटबुक पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ 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 में नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो समझिए, देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सबसे पहले ये पता करेंगे हम कि नंबर है क्या, नंबर किसको कहते हैं, नंबर है क्या, नंबर के कितने प्रकार हैं, संख्या, इनके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आप नोट्स में लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इसके अंदर देखो दो प्रकार से हम लेंगे। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। जिनको लगता है कि हमारा ये बेसिक कंप्लीट है, वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जीरो से शुरू कीजिए, साथ साथ एक बार पढ़िए। हम लो लेवल से आपको समझाते हुए हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे। ट्रिक्स भी लेकर आएंगे ताकि ट्रिक्स से आपके क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो सके। इसमें हमें चाहिए यही कि अगर हमारे पास क्वेश्चन की ट्रिक होगी तभी हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। मैथमेटिक्स ट्रिक्स का ही खेल है पूरा का पूरा। तो हम लो लेवल से चल रहे हैं, स्किप नहीं करनी है वीडियो, ट्रिक्स के साथ समझते हुए चलेंगे। तो पहले देखिए रियल नंबर, फिर है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर अपने कहते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर आप कह सकते हैं काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं होती है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसे कहेंगे? रियल नंबर ऐसी संख्याएं जिसे आप नोट साथ साथ बनाते रहिए, जिसे नंबर लाइन पर लिखा जा सके, जिसे नंबर लाइन पर लिखा जा सके। नंबर लाइन जानते हैं आप? नंबर लाइन पर लिखा जा सके। नंबर लाइन का मतलब है संख्या कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर संख्या खत्म होती है। तो जब भी अपने नंबर लाइन इस प्रकार से बनाते हैं, बीच में हमारा क्या रहता है? जीरो। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर एक दो इस तरह से चलते रहते हैं और कहाँ तक जाते हैं वो? प्लस इनफाइनाइट, यानी अनंत तक चलते रहते हैं। कहाँ तक ये खत्म है इसका कुछ नहीं पता। उसके बाद नेगेटिव, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस इनफाइनाइट, यानी कहाँ से शुरू है और कहाँ तक अंत है। ये हमारा नंबर लाइन होती है। रियल नंबर जिनको इस पर लिखा जा सके, जो हमें पता है, जो यहाँ पर विद्यमान है, वो वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे? जो इस रेखा लाइन पर नहीं आते हैं, जो इस नंबर लाइन पर नहीं आते हैं, या फिर हम उसे कहें कि नेगेटिव नंबर का वर्गमूल। क्या कहें इसे हम? नेगेटिव नंबर का वर्गमूल। इस एक क्लास में आपका नंबर सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर साथ साथ हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्लास में आपकी थ्योरी रहेगी। देखो, ट्रिक से सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो हम सोचें कि हमारा जो मैथ है वो अच्छा हो जाएगा, नहीं।
क्वेश्चन हम पढ़े हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो नए क्वेश्चन हैं वो तभी कंप्लीट होंगे या तभी समझ में आएंगे जब आपका उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, एक बार थ्योरी को समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नेगेटिव नंबर का वर्गमूल, तो जैसे हमने किया, नेगेटिव नंबर हम ले लेते हैं -3, इसका क्या कर दें वर्गमूल, तो ये क्या आएगा इमेजिनरी नंबर। आपको ये भी याद रखना है इमेजिनरी नंबर तो आपके एसएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। √-1 इसका मान होता है आयोटा। क्या होता है आयोटा, इसे हम आयोटा बोलते हैं, √-1 आयोटा। ठीक है, तो ये जो नंबर होंगे वो होंगे हमारे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो अगली टॉपिक जो हेडिंग है वो लिखिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम हिंदी में क्या कहते हैं इसे, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, जिसे a प्लस आयोटा b के रूप में, जिसे a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सके। समझ रहे हैं, सम्मिश्र यानी मिले हुए। अब a होता है यहाँ पर रियल नंबर, ये जो पार्ट है वो कौन सा नंबर है, रियल नंबर, और आयोटा b है वो इमेजिनरी नंबर। ठीक है, समझ रहे हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब हम जोड़ के लिखते हैं तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बात समझ में, आगे देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, इनके क्या प्रकार होंगे। रियल नंबर, या आपने कहे वास्तविक संख्याएं, इन्हें भी हम दो रूप में मान सकते हैं वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्याएं एक तो हो गई इंटीजर, क्या हो गई इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, और दूसरी होगी डेसिमल यानी दशमलव। इंटीजर यानी पूर्णांक। अब ये क्या होती है संख्याएं, डेसिमल में सबसे पहले हम डेसिमल की बात कर लेते हैं। डेसिमल में दो प्रकार होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी हिंदी में से हम कहेंगे शांत संख्या, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं अशांत संख्या। ठीक है, मैं दोनों ही वर्ड यूज कर रही हूँ जो आप समझ सके, शांत और अशांत संख्या। शांत यानी टर्मिनेटिंग का मतलब है जो संख्याएं समाप्त होती हैं, जो समाप्त हो, क्या हो जाए, जो समाप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल नंबर। जैसे कि 0.86 भी यहीं पर समाप्त है। ठीक है, 0.349 ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जो समाप्त ना हो, क्या कहेंगे हम इसे, जो समाप्त ना हो, जो समाप्त ना हो, चलती रहे। जैसे देखिए 0.666666 इस तरह से चलती रहे। दूसरा 0.454545 चलती रहे। तीसरा 0.384384384 इस तरह से संख्या चलती है। इनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो समाप्त नहीं हो रही है, चली ही जा रही है। ठीक है, इसी आधार पर अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग को देखें या अशांत को देखें तो ये दो भागों में बट रही हैं। एक ये, इसके एक और उदाहरण देख लीजिए, 3956245 चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे ना तो ये जो तीन संख्याओं के जो मैंने उदाहरण लिखे हैं, इसमें संख्याएं रिपीट हो रही हैं, हो रही है ना रिपीट,
6 6 6, फिर 4 5 4 5 4 5, फिर 3 8 4 3 8 4 3 8 4 रिपीट हो रहा है। और ये जो चौथा एग्जाम्पल मैंने लिखा है उसमें नॉन रिपीट है। क्या ये? नॉन रिपीट। आप इस तरह से मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। आप स्पीड को कम करके भी वीडियो को देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं साथ साथ के अंदर। और यदि नोट्स बना लिए हैं, आपको आता है, तो आप वीडियो को तेज करके भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, तो अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग को देखें तो ये रिपीट और नॉन रिपीट दो प्रकार से बढ़ जाती है हमारी संख्या। आगे बात समझ में। डेसिमल के अंदर दो प्रकार की संख्याएं हैं, एक ऐसी जो समाप्त होती हैं और एक ऐसी जो समाप्त नहीं होती हैं। समाप्त का सीधा उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है 0.86, 0.349। असमाप्त जो समाप्त नहीं होती है उसमें भी दो प्रकार है। ऐसी संख्या जिसमें रिपीट होते ही चली जा रही है और ऐसी संख्या जिसमें रिपीट नहीं हो रही है फिर भी चले जा रही है। जैसे चौथा एग्जाम्पल 3 9 5 6 2 4 चले ही जा रही है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के हो गए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगली संख्या कौन सी है उसे समझिए। अगली है हमारी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें उसे क्या कहेंगे? हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या हो जाएंगी? रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। जैसे 4 भी रैशनल है, 5 9/2 6/5 ये सब रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब आपको इसके नीचे कुछ नहीं है, 4 के नीचे p/q कहाँ है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है जो दिखाई नहीं देता हर संख्या के नीचे। ठीक है। दूसरा देखिए, इरेशनल नंबर। नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अब परिभाषा तो से तो आप समझ गए होंगे। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय है, तो जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। ठीक है। तो अब मैंने पूरी लाइन बोल दी, आप इसे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ शॉर्टकट में लिखूंगी। जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहेंगे? जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके। अब इसके उदाहरण जैसे देखो, √3। आपको पता है √3 का मान 1.732 डैश 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 चलता ही जाता है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 डैश 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 चलती रहती है। पाई का मान, कई कई कहते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 पूरी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये लगभग हम मानते हैं कि 22/7 होता है, वरना पाई का मान होता है 3.1416 डैश 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 डैश। तो ऐसी जो संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या जो कहे दशमलव में जो संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं दशमलव के बाद, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। रूट वाली संख्या हो गई, पाई संख्या हो गई, ये सब क्या है? अपरिमेय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए संख्या हमारी इंटीजर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी? पूर्णांक संख्या है वो जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं हो, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। और जीरो भी हो बीच में, है ना। जीरो ना धनात्मक ना ऋणात्मक, ये धनात्मक ही मानते हैं, -0 नहीं होता कभी। धनात्मक में मान लो
1, 2, 3, 15, 20, 25 ये सारी साथ में से होना चाहिए, जीरो भी होना चाहिए और साथ में माइनस वाली संख्या -3, -19, -26 ये सभी संख्या जिसके अंदर आ जाएं वो संख्याएं होती हैं पूर्णांक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पहले प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर 1, 2, 3 डैश 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 चलती ही जाए अनंत तक ये संख्याएं होंगी प्राकृत संख्या। याद रखना इसमें जीरो नहीं होता है। कहाँ से शुरू होती है? एक। अगर मैं कहूँ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगी सबसे छोटी प्राकृत संख्या इसमें? जब वो शुरू ही एक से है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण संख्या, ये आपने जिसको कहे इंग्लिश में होल नंबर, होल नंबर किसे कहेंगे? होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या में जीरो भी शामिल हो जाए, जीरो, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, तो वो क्या हो जाएंगी? होल संख्याएं हो जाएंगी। अब अगर तुम आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? बताइए कौन सी है? जीरो। कौन सी है इसमें? जीरो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी थी? एक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या? जीरो। आ गई बात समझ में? साथ साथ में संख्याएं लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए फ्री कोर्स लेकर के आई हूँ, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आपकी कोई क्वेरीज है, आपको कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर नहीं भी चाहिए, वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी इस फ्री जो हमने कोर्स चलाया है यूट्यूब पर उसका फायदा उठा सके। आपको ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल क्वालिटी मिलेगी, आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी मिलेगी। तो करिए जल्दी से जल्दी शेयर। देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इवन संख्या। इवन यानी अपने क्या कहेंगे? सम संख्या, है ना? सम संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं, लिखिए, ऐसी संख्याएं जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, दो का भाग किसमें जाता है? जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी कोई भी संख्या हो ना, उसमें दो का भाग जाएगा ही जाएगा। तो मैंने लिख दिया 46, इसमें दो का भाग जाएगा। मैंने लिख दिया 122, इसमें भी दो का भाग जाएगा। मैंने लिख दिया 4326, इसमें भी दो का भाग जाएगा। ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ अपने बात करें ओड, ओड यानी विषम संख्या, ओड यानी विषम संख्या, विषम संख्या। अब अपने आप बना लीजिए, जिसमें संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या है, तो जिसमें दो का भाग नहीं जाए पूरा पूरा वो क्या हो जाएंगी? विषम संख्या। नहीं जाए उसे क्या कहेंगे हम? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 7 शेषफल बचता है, 19 शेषफल बचता है, ये विषम संख्या है। आगे चलिए, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं।
से हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आप ले लीजिए 3, 3 के गुणनखंड कीजिए, 1 और 3। आप ले लीजिए 7, 7 के गुणनखंड 1 और 7। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये हमें याद रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कौन सी होती है, 2। ठीक है ना, ये याद रखना है। यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से संख्याएं चलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको इसमें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट रहती है हमारी। क्या रहती है, इम्पोर्टेंट, जहां से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसे 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, बताइए। ये आपका प्रश्न है, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 से 100 तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और वहीं मैं आपसे बात करूं कि 1 से 50 तक में कितनी होती हैं। 1 से 50 तक में होती हैं 15। और वहीं मैं आपसे पूछूं कि फिर 50 से 100 तक में कितनी होती हैं, तो अब आप बता दोगे। 50 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये डायरेक्ट फैक्ट है जो आपको याद करना है। 1 से 100 तक की गिनती में कितनी होती हैं, 1 से 50 तक की गिनती में 15 होती हैं, 50 से 100 तक की गिनती में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नेक्स्ट चलिए, अब हम बात करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, जहां हमने पढ़ा अभाज्य संख्या के अंदर कितने दो गुणनखंड होते हैं, 2। तो भाज्य संख्या में इसमें कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। इसमें कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। ये फैक्टर होने चाहिए। जैसे 6, क्या ले लो आप, 6 ले लिया हमने। हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेंगे, 1, 2, 3 और 6। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है, वो है 1। तो ये दोनों ही शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अब हम पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा। ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। या आपने कहें जिनका मैसा एक हो, दोनों एक ही बात है। जैसे मैं लिख दूं 16 और 25, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 9 और 32, ये सब क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। आगे देखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, जरूर जरूर साथ साथ में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। तभी तो हमें पता लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी तो हमें पता लगेगा आपको क्या चाहिए,
आप किस चीज़ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर लिखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस ओर बढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू अपने कहें प्रत्यक्ष मान, क्या कह सकते हैं हिंदी में, प्रत्यक्ष मान। और प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान, है ना। आप समझ गए होंगे आप। तो देखिए, प्लेस वैल्यू जो जिसका मान होता है वो उसके प्लेस वैल्यू होती है। सॉरी, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, और फेस वैल्यू जो जिसका मान, जैसे पाँच, पाँच का मान पाँच है तो पाँच ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये संख्या लिखी 4, 9, 6, 2, 5, 1। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी फेस वैल्यू और यहाँ लिखूंगी प्लेस वैल्यू, एक की फेस वैल्यू तो एक ही रहेगी और इसका स्थानीय मान एक रहेगा, ठीक है। पाँच की फेस वैल्यू पाँच रहेगी और स्थानीय मान रहेगा 5, 0। फेस वैल्यू दो, स्थानीय मान 2, 0, 0। प्लेस वैल्यू 6, स्थानीय मान 6, 0, 0, 0। और 9, 4, ये होता है अंतर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब हम धीरे धीरे हार्ड की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप देखिए, बिल्कुल ध्यान लगाइए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम बढ़ेंगे अपने ट्रिक्स की ओर। ये हमारी थ्योरी थी जो आपको पता होनी चाहिए यदि हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सीधे अगर आप क्वेश्चन पे पहुंच गए, बेस कंप्लीट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अब चलिए देखिए, बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। अब हम बात करेंगे गुणज की। जैसे कोई आपसे कह दे 2 के गुणज बताओ, तो क्या बताएंगे? 2 का गुणज 4, 6, 8, ये गुणज हो गए। अब हम बात करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब उस संख्या में किस किस का भाग चला जाएगा। जैसे मैं कहूँ 12 के गुणनखंड बताओ, इस एक का भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 3 का भी चला जाएगा, इसमें 4 का भी चला जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा ना 12 में पूरा पूरा, 6 का और फिर 12 का, ये इसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें पता लगी, तो देखो छोटी वैल्यू थी। अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। 12 के कितने गुणनखंड हैं? 12 के कितने गुणनखंड हैं? कितने गुणनखंड हैं? दूसरा प्रश्न, 12 के कितने सम गुणनखंड हैं? 12 के कितने विषम गुणनखंड हैं? तो ये मैंने छोटी संख्या लिखी है, तो आप देख के भी बता सकते हैं 12 के कितने गुणनखंड हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 और क्या इसका उत्तर। 12 के कितने सम हैं? तो सम 2, 4, 6, 12। चारों संख्या सम है ना, तो 4 गुणनखंड जो है वो सम है और 2 गुणनखंड है वो क्या है, विषम है। ये छोटी संख्या थी। अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या पे चलते हैं। आइए ध्यान से देखिए, कितने गुणनखंड हैं 200 के क्वेश्चन। नंबर ऑफ फैक्टर्स, 200 के जो गुणनखंड हैं कितने संख्याएं हैं उसके, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। एक बार हम ऐसे ही कर लेते हैं, अभी ट्रिक पे चलेंगे। 200 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो, 1 का चला जाएगा, 2, 4, 5,
8, 10, 20, 25, 40, 50, 100 और 200। ये इसके क्या बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे। लेकिन आप इतना बड़ा कर पाओ और फिर उनको गिनो, इससे भी बड़ी संख्या पेपर में आ सकती है, तो आपको क्या करना है, शुरू हो जाइए ट्रिक। 200 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या बनेंगे। अगर आप वाकई तैयारी कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। आप डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 200 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। फिर भी एक बार देख लीजिए, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100, फिर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 50, फिर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 25, फिर 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये हमारे क्या बन गए, अभाज्य गुणनखंड बन गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबर्स, टोटल नंबर्स निकालने हैं गुणनखंड के, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। यहाँ देखिए 200 के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या कर लिए, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। ये जो घात है ना, घात, इसमें एक जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, इस घात में भी एक जोड़ लीजिए, कितना बन गया ये 4, और ये कितना बन गया 3, 4 तिये 12, टोटल गुणनखंड कितने आएंगे 12। देखिए पीछे भी हमने जब गुणनखंड किए थे ना, तो कितने थे वो 12, 3, 3, 6, 3, 9, 3। आगे बात समझिए, कितने गुणनखंड है वो 12। कोई दिक्कत नहीं, घात में एक जोड़िए और जीरो आ जाएगा, जोड़िए और उसको गुना कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, दोबारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। और 2160 ये हमारी संख्या है। तो इसमें पहले तो हमें बताएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसके क्या बनेंगे, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 और 5 की घात 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की ट्रिक 4 + 1 है ना, घात में एक जोड़ते जाओ, 3 + 1 और 1 + 1, 5 गुणा 4 गुणा 2 कितना आ गया 40। तो इसमें आंसर हमारा कितना आ गया 40, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, 2160 के इवन फैक्टर बताने हैं कितने हैं, इवन फैक्टर बताने हैं कितने हैं। आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब आइए हमारी असली बात, जो चीजें हमें समझनी है, जो ट्रिक है और जो क्वेश्चन जिस पर आते हैं, यहाँ से शुरू होती है हमारी तैयारी। 2160 के इवन फैक्टर क्या होते हैं, यानी सम फैक्टर कितने हैं। सम दो का जो गुणा में कोई संख्या होती है वो सम संख्या होती है, दो का गुणा है ना। तो इसमें से दो बाहर निकाल लो, निकाल लिया। अब अंदर क्या बच गया, देखो 2 की घात 3 क्या बच गया, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और 5 की घात 1, ये बच गया हमारे पास। क्योंकि 2 के गुणा में जो होता है वही उतनी ही संख्याएं होती है हमेशा, जो सम फैक्टर्स होंगे 2 के गुणा में होंगे। तो हमने 2 बाहर निकाल लिए। अब जो इसकी घातें हैं ना, उनके साथ वही करना है जो अभी हमने किया था, 3 + 1, 3 + 1 और 1 + 1 बराबर 4 गुणा 1 कितना आ गया, इसमें सिर्फ 2 है ना, एक कितना हो गया 32, कितना आ गया 32। आगे बात समझ में, अगर सम फैक्टर पूछे जाएं तो ये जो 2 है उसे बाहर निकाल लो, 1 2 को, बाकी जो बच गए उसे अंदर लिख लो सब कुछ, और उनके घातों के साथ वही करो जो हमने ऊपर किया था। चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न इसी का,
2160 के विषम फैक्टर। क्या बतानी है हमें? विषम फैक्टर। विषम के लिए दो का कोई काम नहीं है। दो का कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो दो हटा दो तो हमारे पास क्या बच गया? 3 की घात 3 और 5 की घात 1। अब इनकी घातों के साथ क्या करेंगे हम? 3+1 और 1+1, 4 × 2 कितना हो गया? 8। ये तरीका है किसी भी संख्या के जो कितने फैक्टर हैं उसकी संख्या निकालने के, उसमें सम फैक्टर कितने हैं, उसके अंदर विषम फैक्टर कितने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं और आराम से इसको नोटबुक में नोट करके और इसको बार बार समझ सकते हैं। आगे देखिए, अगर इसी के अंदर मैं क्वेश्चन बना दूं, एक और क्वेश्चन बना देते हैं इसी के अंदर फोर्थ क्वेश्चन में ये बना दूं कि 2160 के 18 के गुणज वाले फैक्टर बताओ। 18 के गुणज वाले फैक्टर बताओ। देखो अभी हमने किया था ना, जो सम संख्या वो 2 का गुणज होता है तो हमने 2 बाहर निकाला था। अब 18 का गुणज है तो 18 बाहर निकालेंगे। 18 के गुणनखंड क्या होते हैं? देखो 2 × 3 की घात 2 ये 18 के गुणनखंड होते हैं। इसके हमारे टोटल फैक्टर क्या हुए थे? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 और 5 की घात 1, ये हमारे टोटल फैक्टर थे ना इसके, जिसमें से 18 बाहर निकालना है। तो 18 तो ये होता है ना 2 × 3 की घात 2, बाहर निकाल लिया। अब जो बचा उसे अंदर लिखो। देखो 1 2 बाहर आ गया तो कितना बच गया? 2 की घात 3। 3 2 बाहर आ गए तो कितना कितना बच गया? 3 की घात 1 और फिर 5 की घात 1, ये बच गया। अब इनकी घातों के साथ क्या करना है? वही करना है, 1 जोड़ना है। 4 × 2 × 2 कितना हो गया? 16। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ऐसी बात नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, टाइप भी अलग है और क्वेश्चन भी अलग है। ठीक है, 64,800 के सभी सम गुणनखंड का योग क्या होगा? सभी सम गुणनखंड का योग क्या होगा? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फैक्टर करना है। 2 की घात 5, 3 की घात 4 और 5 की घात 2। सम फैक्टर के किसका गुणांक होता है? हमेशा 2 का गुणांक होता है ना। तो 1 2 तो 2 की घात 5 है ना, 1 2 बाहर निकाल लेंगे हम तो। और 2 का जो 5 है ना उसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखो 2 बाहर तो नहीं निकालेंगे, इसको ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 और प्लस 2 की घात 5। जीरो से नहीं शुरू किया क्योंकि सम है तो एक हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, प्लस अब 3 की घात जब करेंगे ना तो जीरो से शुरू करेंगे। 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 और प्लस 3 की घात 4 और 5 तक जाएंगे तो 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 और 5 की घात 2 प्लस बीच में प्लस आएंगे, है ना। जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यही अगर वो हमसे पूछ लेता विषम गुणनखंड, फिर मैं वही बात कहूंगी कि विषम में 2 का कोई काम नहीं है। गुणनखंडों का योग, ये योग की प्रक्रिया चल रही है अब, है ना। क्वेश्चन चेंज हो चुका है, जिसमें 2 का कोई काम नहीं होगा तो हम 2 बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 3 की घात 4 और 5 की घात 2, इसको ही सॉल्व करेंगे। तो 3 की घात 4 यानी 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1
प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3 और प्लस 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। इसको हल करते ही हमारा इसका योग आ जाएगा। समझ रहे हैं बातों को? ये हमारी नंबर सिस्टम की लगभग थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप इस थ्योरी की तैयारी अच्छे से करेंगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। मैं इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट में प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।